हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। तो देखो भाई, डीएनए ब्लॉक के लेक्चर नंबर 3 में आ गए और ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम क्या करने वाले हैं, दैट इज द डीएनए ब्लॉक का जनरल प्रॉपर्टीज। कौन कौन से प्रॉपर्टीज है, सारा कुछ देखने वाले। तो देखो भाई, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन सा प्रॉपर्टीज के बारे में हमें पढ़ना है। तो लेक्चर 1 और 2 में आपने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो। पहले देखेंगे एटॉमिक रेडियस, फिर देखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, फिर देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ द इंटरस्टिशियल कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद देखेंगे मेटेलिक कैरेक्टर। तो ये 5 जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग आज देखने वाले हैं। और बचा हुआ 3 ये भी इंपॉर्टेंट ही है। कौन कौन सा, आयोनाइजेशन एनर्जी, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द कलर्ड कॉम्प्लेक्स, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 8 प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से करना है, जिसमें 5 करेंगे आज और 3 करेंगे अगले क्लास में। क्लियर है क्या? तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोला है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है पहले समझो, बाद में बताऊंगा सब कुछ। पहले देखो यार क्या बता रहा हूं वो ध्यान दो। एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे हमें एटम के रेडियस के बारे में बात करना है, जो आपको क्लास 11 का कुछ कुछ कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेफ्ट टू राइट। क्या बात करेंगे बोलो, लेफ्ट टू राइट। तो एटॉमिक रेडियस ना हमें दो टाइप से बात करना है, पहले लेफ्ट से राइट में क्या होता है, उसके बाद टॉप से बॉटम में क्या होता है। क्लियर है? अब सुनो, कुछ बातें 11 का पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना पीरियोडिक टेबल के, तो जेड अफेक्टिव क्या कर जाता है, इंक्रीज। आप बोलोगे सर हमें तो जेड अफेक्टिव का मतलब ही नहीं पता। जेड अफेक्टिव अगर मैं बोलता हूं, इसका एक और नाम होता है, इसको बोला जाता है इफेक्टिव। क्या बोला जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोला जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और ये भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज। जेड इफेक्टिव का मतलब ही होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब आपको तो ये पता नहीं है, तो सिंपल सा बात याद रखना कि जेड इफेक्टिव का मतलब होता है अट्रैक्शन। क्या होता है, अट्रैक्शन। मतलब अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज कर गया, इसका मतलब अट्रैक्शन भी इंक्रीज कर गया। और जब जब किन्हीं के बीच में अट्रैक्शन बढ़ता है तो दूरियां क्या हो रही है, कम हो रही है ना। तो अट्रैक्शन बढ़ेगा तो दूरियां कम होगा, और दूरियां कम होगा तो रेडियस भी कम होगा, और साइज क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, डिक्रीज। मतलब कि लेफ्ट से राइट जाओगे तो एटॉमिक रेडियस क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। ये बात समझ में आया। देखो डीएनए ब्लॉक में थोड़ा सा चेंजेस आता है। क्या चेंज आता है सुनो, इसको मैं दो मेथड से बताऊंगा, ध्यान देना। देखो यहाँ पे कौन है मेरे पास, स्कैंडियम है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। तो ऑर्डर क्या होगा देखना, कि जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज डिक्रीज करेगा। बिल्कुल बात है, देखो साइज डिक्रीज कर रहा है ना। तो स्कैंडियम, ध्यान देंगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। जब हम लोग स्कैंडियम से मैग्नीज तक जाते हैं तो आप देख सकते हो कि साइज क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्यों डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि आपको पता है यहां पे जेड अफेक्टिव बढ़ जाता है, इसका मतलब अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो साइज क्या कर जाएगा, डिक्रीज। ठीक है ना। और एक तरीका से मैं बता सकता हूं, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है ना, तो यहां पे स्कैंडियम में क्या आता था, D1 आता था, आर्गन 18 4s2 3d1। यहां पे क्या आता था, D2 आता था, यहां पे D3 आता था। वैसे यहां पर भी D5 आता है, और यहां पर भी क्या आता है, D5 आता था ना। अब ध्यान दो, इसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक। डी में 5 रूम होता है, एक है तो एक अनपेयर्ड। इसमें 2 अनपेयर्ड, इसमें 3 अनपेयर्ड, इसमें भी 5 और इसमें भी 5। तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा, बॉन्डिंग भी इंक्रीज करेगा। एक अनपेयर तो एक बॉन्डिंग, दो अनपेयर तो दो बॉन्डिंग। बॉन्डिंग बढ़ेगा तो पास पास आएंगे, और पास पास आएंगे तो साइज क्या करेगा, डिक्रीज। आप ऐसे भी समझ सकते हो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो मैं बोल सकता हूं क्या, कि बॉन्डिंग भी इंक्रीज करेगा, और बॉन्डिंग इंक्रीज करेगा तो साइज क्या कर जाएगा, डिक्रीज। तो स्कैंडियम से मैग्नीज तक साइज डिक्रीज करता है। क्लियर है? अब देखो यहां पे आपको दिख रहा होगा आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, इनका जो साइज होता है, देखो स्ट्रेट दिया है ना, इनका साइज ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम। क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम। आप बोलोगे सर क्यों ऐसा होता है, देखो हल्का डिटेल में तो जाना पड़ेगा। 11 के बुक में ये सब कंसेप्ट दिया हुआ है जो आज यूज होगा, मैं आपको सारा कुछ यही बताऊंगा, ध्यान देना। यहां पे आता है D6, आया ना। D6 का मतलब, डी में होता है 5 रू, 1 2 3
4 5 6 यहाँ पे पेयरिंग होना स्टार्ट हो गया। पेयरिंग होना स्टार्ट हो गया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होगा तो बॉन्डिंग भी कम होगा, तो साइज जो कम हो रहा था वो साइज अब कम नहीं होगा। और यहाँ पे कांस्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जेड अफेक्टिव जिसका मतलब अट्रैक्शन होता है, याद करो 11th में आपने पढ़ा होगा जेड अफेक्टिव, तो वहां पे बताया जाता है कि जेड अफेक्टिव और एक होता है सिग्मा। सिग्मा को बोला जाता है क्या, इनर इलेक्ट्रॉन, या इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट। जहां पे अट्रैक्शन हो रहा है, जहां पे एंजॉयमेंट हो रहा है, उसको रोकने के लिए कोई ना कोई तो आएगा। तो जेड इफेक्टिव का मतलब होता है अट्रैक्शन, और ये जो शील्डिंग है, शील्ड का मतलब रुकावट, और ये प्रोड्यूस करता है रिपल्शन। क्या प्रोड्यूस करता है? रिपल्शन। यहां तक में अट्रैक्शन ज्यादा हुआ, साइज कम हो गया, और यहां पे अट्रैक्शन जो है जेड इफेक्टिव वो सिग्मा के बराबर आ जाता है। सिग्मा का मतलब होता है शील्डिंग या स्क्रीनिंग कांस्टेंट, इसको बोला जाता है। एक तरह से आप इसको रिपल्शन समझ सकते हो, इसको आप अट्रैक्शन समझ सकते हो। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों बराबर हो गया, ना तो साइज घटा ना तो साइज बढ़ा। इस वजह से फेकोनी का साइज ऑलमोस्ट क्या होता है? सेम होता है। ये आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि फेकोनी का साइज ऑलमोस्ट क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है ना। अब इन कॉपर एंड जिंक यहां तक साइज घट रहा था, फिर साइज इंक्रीज कर जाएगा। कॉपर एंड जिंक में साइज इंक्रीज कर गया, क्यों? क्योंकि आपको पता है कॉपर में होता है D10, जिंक में भी होता है D10, इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। अनपेयर्ड नहीं बचा तो बॉन्डिंग जरा सा भी नहीं हुआ, बॉन्डिंग जरा सा भी नहीं हुआ तो लोग पास पास नहीं आए ना, बॉन्डिंग नहीं हुआ, दूर दूर रहे, तो साइज वापस से क्या कर गया? इंक्रीज। तो ये ऑर्डर पता होना चाहिए। स्कैंडियम से मैग्नीज डिक्रीज, फेकोनी में कांस्टेंट, उसके बाद क्या कर जाएगा? इंक्रीज। यहां पे आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 0 है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बॉन्डिंग भी नहीं होगा, और बॉन्डिंग नहीं होगा तो साइज इंक्रीज कर जाएगा। और आप यहां पे एक चीज और क्या बोल सकते हो कि यहां पे जेड अफेक्टिव, जेड अफेक्टिव जो है वो क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, क्या कर जाएगा? डिक्रीज। क्योंकि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? जेड अफेक्टिव मेरा जनरली क्या करता है? इंक्रीज करता है ना, पर यहां पे जेड इफेक्टिव क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। अट्रैक्शन उतना अच्छा नहीं होगा, दैट्स वाई साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, चलो भाई जल्दी से उतार लो फटाफट से। हाँ, हो गया। चलो आगे बढ़े, फटाफट से आगे बढ़ सकते हैं। अब देखो, अभी तक तो हमने बात किया लेफ्ट से राइट का। किसका बात किया? लेफ्ट से राइट का। पर अब मैं बात करने वाला हूं टॉप से बॉटम का। किसका बात करने वाला हूं? टॉप से बॉटम। दैट्स एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। टॉप से बॉटम में क्या होता है? सुनो ध्यान से, टॉप से बॉटम में क्या होगा? आपको बताया गया जब टॉप से बॉटम जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर जाता है, और शेल ही इंक्रीज कर गया तो साइज भी क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। नंबर ऑफ शेल बढ़ गया तो साइज भी क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो होना क्या चाहिए? आपको पता है इसको बोला जाता है 3D सीरीज, इसको बोला जाता है 4D सीरीज, इसको बोला जाता है 5D सीरीज। तो होना क्या चाहिए? नीचे वाले का तो हम बात ही नहीं करते, 3D 4D 5D का ही मेनली बात होता है। तो होना क्या चाहिए था? 3D से बड़ा साइज होना चाहिए 4D का, और 4D से बड़ा साइज होना चाहिए 5D का। पर ये पूरा सही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। बोलो सर ये तो होना ही चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। होता क्या है? 3D से बड़ा 4D का और 4D और 5D का साइज ऑलमोस्ट सेम रहता है। 3D से बड़ा 4D का और 4D और 5D का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। रीजन, पहला चीज, इसका जो रीजन है ना, इसको तो आप जितना स्टार मार्क कर सकते हो उतना कर लो, एग्जाम में गारंटी है। अभी तक कोई साल नहीं है जिस साल ये क्वेश्चन नहीं आया, हर साल ये क्वेश्चन आया है। इसका रीजन होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये पूरा पढ़ना है हमें अच्छे से, पर अभी मैं बस बता रहा हूं क्या कि इसका रीजन क्या होता है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के वजह से 4D का और 5D का जो मेरा साइज होता है वो ऑलमोस्ट क्या होगा? ऑलमोस्ट क्या होगा? सेम होगा। अब देखो मैं जो बात बताने वाला हूं सुनो, देखो स्कैंडियम, स्कैंडियम, ये ट्रियम, और यहां क्या है? लैंथेनम। ये 3D है, ये 4D है, ये 5D है। बट इसमें, सिर्फ इसमें बोल रहा हूं, देखो भैया डीएनए ब्लॉक है, छोटा छोटा बात याद रखना पड़ेगा। इसमें
स्कैंडियम, यट्रियम और लैंथेनम में स्कैंडियम से बड़ा यट्रियम, यट्रियम से बड़ा लैंथेनम। ये बिल्कुल सही है। पर आप बोलोगे सर अभी तो आपने बोला 4D 5D का साइज सेम होता है। ये इस वाले में ग्रुप नंबर 3 में नहीं लगेगा, इसके बाद वाले सब में लगेगा। मतलब यहां पे कौन है? टाइटेनियम। कौन है बोलो? टाइटेनियम। फिर कौन है बोलो? जिरकोमियम। और यहां पे कौन है बोलो? हैफनम। अब देखो यहां पे टाइटेनियम से बड़ा जिरकोमियम, और जिरकोमियम और हैफनियम का साइज ऑलमोस्ट क्या होगा? सेम। पूछा जाता है इसका रीजन क्या है, तो अब रीजन बोलोगे लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। इससे बड़ा इसका साइज, पर ये वाले का और ये वाले का साइज ऑलमोस्ट क्या रहता है? सेम रहता है, बिकॉज ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। पर आप बोलोगे सर लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, थोड़ा तो बता दीजिए। क्लास 11th में आपने पढ़ा था और यहाँ पे भी पढ़ना है, पर कहाँ पढ़ना है हमें? एफ ब्लॉक में। पर मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज देता हूँ। देखो होता क्या है, लैंथेनाइट का मतलब आपको पता है, नीचे वाला ब्लॉक होता है एफ ब्लॉक। लैंथेनाइट का मतलब होता है 4f। मतलब जब इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में जाता है तो उसको बोलते हैं लैंथेनाइड एलिमेंट, ठीक है। पर ये लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, सुनना। जब इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में जाता है ना, तो वहां पे पुअर शील्डिंग होता है। क्या होता है बोलो? पुअर शील्डिंग। एस, पी, डी एंड एफ सबसे ज्यादा शील्डिंग होता है एस में, पी में थोड़ा कम, डी में और कम, एफ में तो, डी और एफ में तो बहुत पुअर शील्डिंग होता है, और एफ में तो भयानक पुअर शील्डिंग। मतलब यहाँ पे शील्डिंग होता ही नहीं है, मतलब रुकावट होता ही नहीं है, रिपल्शन होगा ही नहीं, खाली अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? खाली अट्रैक्शन। तो जब इलेक्ट्रॉन 4f में जाता है तो वहां पे शील्डिंग तो हुआ नहीं, शील्ड का मतलब रुकावट तो हुआ ही नहीं, खाली अट्रैक्शन हुआ। तो अट्रैक्शन होने से वजह से साइज क्या हो जाता है? कंप्रेस कर जाता है। जो साइज बढ़ना चाहिए था वो साइज नहीं बढ़ा, कंप्रेस कर गया। क्या कर गया बोलो? कंप्रेस कर गया। इसी वजह से जो साइज इंक्रीज करना चाहिए था वो इंक्रीज नहीं करके क्या कर गया? कंप्रेस कर गया। इसीलिए ये दोनों का साइज ऑलमोस्ट क्या रहता है? सेम रहता है। समझ में आया क्या? तो ये पूछा जाता है, आगे लिखाऊंगा मैं एफ ब्लॉक में, क्वेश्चन लिख लो, गारंटीड है। व्हाट इज लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, हर बार आता है। तो हल्का सा क्या बोल सकते हो कि in the lanthanide contraction the size decreases because of the presence of electron in 4f orbital। और 4f orbital में जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो वहां पे पुअर शील्डिंग होगा, और पुअर शील्डिंग होने की वजह से खाली अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन कुछ नहीं होगा। दैट्स वाई साइज क्या कर जाता है? डिक्रीज। तो ये सब बात लिख लो एक एक बात। क्या लिखोगे? ये लिख लो, मैंने पॉइंट्स लिखा है, आगे सारा पॉइंट्स लिखा है। पहले इसको हल्का सा उतार लो, अपने हिसाब से ये उतार लो कि पहले में ये नहीं होता है, इसके बाद में ये सब लगता है। 3D 4D का साइज अप्रोक्सीमेटली बराबर है। और एक कॉपी में ऐसे लिखा करो, याद रहता है कि लिख के काटो नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, ठीक है। चलो भाई, अब देखो मैंने सारा पॉइंट्स लिख दिया। देखो पहला पॉइंट कि टॉप से बॉटम में एटॉमिक रेडियाई ऑफ 4D सीरीज एलिमेंट्स आर मोर देन 3D सीरीज एलिमेंट। ठीक है, पता है 3D से ज्यादा किसका होगा? 4D का होगा, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। अगला क्या दिखा है देखो, 4D and 5D series element have nearly the same atomic radii due to the lanthanide contraction। ये मैंने आपको बता दिया कि 3D से बड़ा किसका होता है? 4D का होता है, और 4D और 5D का अप्रोक्सीमेटली क्या होता है? सेम। लिख दिया ना। अब देखो इसमें भी नोट डाल दिया कि आपका नोट्स अच्छे से बन जाए। क्या लिखा है? लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता क्या? देखो, द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई ऑफ द लैंथेनाइड एलिमेंट विद इन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है पर साइज क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। क्यों? क्यों? दिस इज ड्यू टू वेरी पुअर शील्डिंग अफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। 4f में बहुत पुअर शील्डिंग होता है, इसी वजह से साइज कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। इसी को बोलते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है भाई, चल उतार लिया ना। ओके, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम लोग आयोनिक। देखो आयोनिक रेडियाई में कुछ वैसा है नहीं, जो एटॉमिक रेडियाई होता है वही आयोनिक रेडियाई होता है। पर एक बात पता होना चाहिए कि मान लो कोई एलिमेंट ए है, तो ए पे जब जब चार्ज आता है प्लस तो इसको बोलते हैं कैटायन, और ए पे जब जब चार्ज आएगा माइनस तो वो क्या होगा? एनायन। और हमें पता है कि डी ब्लॉक में सारे क्या है? मेटल्स है जनरली, और मेटल्स में हमेशा कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। और जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ऑब्वियस सी बात है साइज डिक्रीज करेगा ना। आप न्यूक्लियस के पास आ रहे हो, अट्रैक्शन बढ़ जाता है तो साइज और कंप्रेस कर जाता है। ये लाइन देखो, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट स्मॉलर आयोनिक रेडियाई, जैसे जैसे प्लस चार्ज बढ़ेगा तो साइज डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। अक्रॉस ए पीरियड आयोनिक साइज डिक्रीजेस, ऑब्वियस सी बात है साइज डिक्रीज ही करता है।
कैटायंस आर द स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम, मतलब ए और ए प्लस में छोटा साइज किसका होगा, ए प्लस का। इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो साइज छोटा होते जाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं, फिर भी मैंने 3 पॉइंट लिख दिया कि आपको रिवाइज करने में इजी रहे, ठीक है। तो अभी हमने पहला प्रॉपर्टी पढ़ा है सिर्फ, कौन सा, एटॉमिक रेडियस, और हमने क्या पढ़ा, आयोनिक रेडियस। क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ओके, नाउ एक क्वेश्चन लिया है जो आता है, जिरकोमियम एंड हैफनियम हैव सिमिलर एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस बिकॉज ऑफ, बता ही दिया था, बिकॉज ऑफ क्या, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ध्यान से देखो भाई, यहां मैंने ले रखा है क्या, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के लिए 2 एग्जांपल। ये लाइफ में एंजॉय कर रहा है ना, और ये देखो मेरे तरह सिंगल बिल्कुल है, ठीक है भाई। तो ये एंजॉय क्यों कर रहा है, क्योंकि 2 लोग है ना साथ में, पेयर्ड है ना। तो जो लोग पेयर्ड होते हैं वही एंजॉय करते हैं, और जो एंजॉय करते हैं उन्हीं को बोला जाता है डायामैग्नेटिक। डाय का मतलब 2 लोग, 2 लोग साथ में एंजॉय, तो क्या बोलेंगे, डायामैग्नेटिक। और जो सिंगल रह जाएगा, नो एंजॉय, नो एंजॉय, जो सिंगल रहेगा वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। तो 2 चीज पता होना चाहिए, एक डायमैग्नेटिक और एक पैरा। डाय में सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा, और पैरामैग्नेटिक में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अनपेयर्ड। क्या होगा, अनपेयर्ड, ठीक है ना। लिख लेना भाई, यहां पे क्या होगा, अनपेयर्ड होगा, और यहां पे क्या होगा मेरे, डायमैग्नेटिक में सारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पेयर्ड, और यहां पे क्या होगा, अनपेयर्ड, ठीक है। चलो अब देखो, इसके लिए मैं एक क्वेश्चन कराता हूं, फटाफट से ध्यान देना। यहां पे एक टॉपिक बनता है जिसको बोलते हैं स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट, यहीं पे क्वेश्चन बनता है, ध्यान दो। जैसे मेरे को पूछा गया क्रोमियम प्लस 3, पहला चीज, ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, ठीक है। और उसके बाद इसका स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। ध्यान देना, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, और ये आप तभी कर पाओगे जब आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से होगा। लेक्चर 1 एंड 2 में बताया था, इस चैप्टर का जान है। लेक्चर 2 तो जान है, नहीं करोगे कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये तो अपने आप में एक्सेप्शन है, अब तो आपके मुंह पे होगा। इसका होता है आर्गन 18 4s1, और यहां होता है 3d5। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन निकल गया, 3 3, पहले आउटर शेल से निकलता है, एक निकला 0, और यहां से 2 और निकलेगा, तो यहां हो जाएगा 3d3। मतलब क्रोमियम प्लस 3 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है आर्गन 18, और यहां पे क्या है, 3d3 है ना। और डी में कितना रूम होता है, 5 रूम होता है, बोलो हाँ या ना। अब कितना इलेक्ट्रॉन, 3, तो पहले सिंगली फिल करते हैं। देखो तीनों अनपेयर्ड है, जब सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएगा, एक नहीं सब, तो बोलते हैं डायमैग्नेटिक। और अगर एक भी अनपेयर्ड है तो बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। तो क्रोमियम प्लस 3 क्या है, इसमें तो सब अनपेयर्ड है, तो इसको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। क्लियर है? तो यहां पे एक टॉपिक आता है स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट। क्या होता है स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट, ध्यान दो, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, इसका फॉर्मूला होता है क्या, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एन एन प्लस टू, अंडर रूट ऑफ एन एन प्लस टू, और इसका यूनिट होता है बीएम। इसको बोलते हैं बोर मैग्नेटन। क्या बोलते हैं, बोहर्स मैग्नेटन, ठीक है ना भाई, शॉर्ट फॉर्म में बीएम लिख देते हैं। अब एन यहाँ पे क्या है, एन है यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? सुनो ध्यान से, यहाँ पे कितना अनपेयर्ड, 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ 3, यहाँ पे होगा 3 प्लस 2, 3 टू 5, 5 3 15, अंडर रूट ऑफ 15 बीएम। अप्रोक्सीमेटली लिख दे, 16 का होता है 4, तो 15 का अप्रोक्सीमेटली जहां तक मेरे को लग रहा है 3.8 या 3.9 बीएम आएगा, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। इस तरह से आप स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो। क्लियर? जल्दी उतार लो। चलो आगे बढ़े फटाफट से। ओके, एक और क्वेश्चन ले लें, ध्यान देना। मैंने लिखा यहाँ पे Zn+2, तो आपको पता है जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है। क्या मैं लिख सकता हूं आर्गन 18 4s2 3d10, आर्गन 18 4s2 3d10, यही इसका होता है। पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, देखो अब क्या है 3d10। तो आपको पता है कि डी में तो 5 रूम होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। देखो सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो ये क्या कहलाएगा, डायामैग्नेटिक। क्या कहलाएगा, डायामैग्नेटिक। और इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा, 0। वाई, क्योंकि अंडर रूट ऑफ एन एन प्लस 2 होता है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड 0 है, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी 0 हो जाएगा। तो डायामैग्नेटिक में कभी भी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट नहीं आता है, वो सिर्फ किस में आएगा, पैरामैग्नेटिक में। क्लियर है? तो ये सब अपने को पता होना चाहिए। डायामैग्नेटिक, व्हेन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड,
ठीक है, एंड पैरामैग्नेटिक व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड। ठीक है, चलो भाई अगला प्रॉपर्टी, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। देखो एक एक चीज बता रहा हूं, एक एक डेफिनेशन दिमाग में रखना। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है, ध्यान दो। मैंने क्या किया यहाँ पे ना, एक मेटल, ये टॉपिक चैप्टर 1 में आता था सॉलिड स्टेट, अब तो हटा दिया गया एनसीईआरटी से, वहां पे आप लोगों को बताया जाता था इंटरस्टिशियल कंपाउंड के बारे में। देखो होता क्या है, मेटल का लैटिस होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, ये मेरा मेटल है, ठीक है, कोई भी ले लो, मान लो मैंने मैग्नीज ले लिया, तो ये मैग्नीज का लैटिस मैंने बना दिया। ठीक है, ये मैग्नीज का लैटिस है। ठीक है, आप कोई भी ले सकते हो ट्रांजिशन एलिमेंट में। ठीक है, अब देखो ये जब लैटिस लग गया तो ये देखो खाली जगह दिख रहा है, ये जो खाली जगह दिख रहा है, हाँ या ना? तब जो ये मेरा खाली जगह है इसको बोला जाता है वॉइड, या इसका एक और नाम भी होता है, इसको बोला जाता है इंटरस्टिशियल साइड। क्या बोला जाता है? इंटरस्टिशियल। जब मेटल का लैटिस लग जाता है तो उसमें ये खाली जगह बच जाता है, देखो ना ये सब खाली जगह है ना, इसको बोलते हैं वॉइड या बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे एलिमेंट, एकदम छोटे छोटे, कौन कौन से, या तो हाइड्रोजन हो गया, या कार्बन हो गया, या नाइट्रोजन हो गया, यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। छोटे छोटे एलिमेंट्स यहाँ क्या क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो जब छोटे छोटे एलिमेंट्स इंटरस्टिशियल साइट में या वॉइड में आके बैठ जाएंगे, तब जो कंपाउंड बनेगा उसी को बोला जाता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। क्या बोला जाता है? इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोला जाता है। क्लियर है क्या? कौन कौन होना चाहिए, H या C या N? ये छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं जो ये खाली जगह पे आके बैठ जाएंगे तो मेरा बन जाएगा इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक है, इसका डेफिनेशन देखो एक बार में समझ में आएगा क्या लिखा है मैंने, ध्यान देना। Interstitial compound are chemical compound formed, सुनो, formed when small atoms such as hydrogen, कार्बन और नाइट्रोजन ऑक्युपाई द इंटरस्टिशियल स्पेस या वॉइड। ठीक है, जब छोटे छोटे एलिमेंट्स कहाँ जाते हैं, वॉइड में आ जाते हैं या इंटरस्टिशियल साइड में आ जाते हैं, बिटवीन द क्लोजली पैक्ड मेटल एटम, ये था ना मेटल एटम, बिटवीन द क्लोजली पैक्ड मेटल एटम्स इन अ मेटेलिक लैटिस विदाउट चेंजिंग इस बेसिक स्ट्रक्चर। उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, बस छोटे छोटे एलिमेंट्स आके यहाँ पे बैठ गए, तो उसी को बोला जाता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। क्लियर है? डेफिनेशन क्लियर होगा। अब कुछ पॉइंट्स देखो, दे आर केमिकली लेस रिएक्टिव देन प्योर मेटल्स, दे आर ऑलमोस्ट इनर्ट। क्यों? क्योंकि खाली जगह भी फिल हो गया, तब रिएक्शन में क्यों जाएगा, इसलिए वो इनर्ट होता है, इनर्ट जो रिएक्शन में नहीं जाता है। नॉन स्टोकियोमेट्रिक है, एग्जांपल देखो TiC हो गया, MN4N हो गया, देखो छोटे छोटे एलिमेंट्स आके बैठ गए ना। ठीक है, क्या बोला है, रिटेन मैटिकल मेटालिकल कंडक्टिविटी, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड प्योर मेटल, मेल्टिंग पॉइंट्स का बढ़ जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट क्या है, दे आर वेरी हार्ड, क्योंकि खाली स्पेस भी बढ़ चुका है तो वो क्या कहलाता है, हार्ड हो जाएगा पहले से। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स एग्जाम में आता है, डिफाइन इंटरस्टिशियल कंपाउंड, तो एक नंबर में दिखाओगे और एक छोटा सा डायग्राम बना के भी आप दिखा दोगे। क्लियर है ना? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोला है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो बॉन्डिंग भी तगड़ा होगा, और बॉन्डिंग तगड़ा होगा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी उसका बहुत ज्यादा हाई होगा। ठीक है, देखो क्या बोला है, जनरली हाई बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड एंड द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो बॉन्डिंग होगा एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई। जिंक, कैडमियम, मरकरी ग्रुप नंबर 12, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, लो होगा, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, और एक बात बता देता हूं, डी ब्लॉक एलिमेंट में टंगस्टन, आपने देखा होगा W, टंगस्टन जो होता है, जो हम लोग बल्ब के फिलामेंट में यूज करते हैं, इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है डी ब्लॉक एलिमेंट में, इसलिए हम लोग बल्ब में ये वाला आपका एलिमेंट यूज करते हैं फिलामेंट में। क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट से। मेटेलिक कैरेक्टर, आपको पता है ट्रांजिशन एलिमेंट मेरा क्या है, मेटेलिक होता है, मेटल्स होता है, तो जो मेटल का कैरेक्टर होता है वो सारा ये फॉलो करता है। क्या क्या लिखा है देखो, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट आर मेटेलिक इन नेचर एंड नियरली ऑल ऑफ देम हैव द लैटिस। ठीक है, ऑल ऑफ देम हैव लैटिस, ये आप नहीं जानते हो कि लैटिस SCP होता है, CCP होता है, ये सब होता है, वो सब हटा दिया गया है। ठीक है, अगला, जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड मैग्नीज आर एक्सेप्शन एज दे डू नॉट हैव टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर। ये बात याद रखेंगे, इनका टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, अगला क्या दिया है, ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट टिपिकल मैट्रिकल प्रॉपर्टी सच एज, वही लस्टरस, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, डक्टिलिटी है, मैलेबिलिटी है, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, ये सब जो मेटल का प्रॉपर्टी होता है वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब बेसिक सा बात इतना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट हमारा मैट्रिकल
सॉरी, मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने एक स्लाइड लिया, दैट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। मेटेलिक प्रॉपर्टी में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है देखो, क्या बोला है। ये तो पता ही है, द मेटेलिक बॉन्ड्स इन द ट्रांजिशन एलिमेंट आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग, दिस इज ड्यू टू द ग्रेटर नंबर ऑफ जेड इफेक्टिव एंड लार्ज नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो बॉन्डिंग तगड़ा होगा, हार्ड बहुत ज्यादा होगा। द ट्रांजिशन एलिमेंट आर हार्ड एंड पॉजेज हाई डेंसिटी एंड हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि जिंक का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बहुत कम क्यों होता है, वाई। सुनो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, बॉन्डिंग बढ़ेगा, बॉन्डिंग बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो उसको अलग अलग करने में एनर्जी ज्यादा लगता है, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बहुत ज्यादा होता है। पर जिंक का कम क्यों होता है, क्योंकि जिंक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा, सॉरी, एनर्जी ज्यादा नहीं लगेगा, इसलिए उसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है, सबसे कम। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स इन वन मोल ऑफ सब्सटेंस टू प्रोड्यूस गैसियस एटम। मतलब जो एनर्जी लगता है एटम से गैसियस फॉर्म में जाने में, तो जो बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लगेगा उसी को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो बॉन्डिंग तगड़ा होगा तो एनर्जी भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। क्लियर है ना। तो हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, पर अभी नहीं, जो 3 प्रॉपर्टीज बचा है पहले उसको अच्छे से कर लेंगे, फिर 8 प्रॉपर्टी से जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनता है वो मैं अगले लेक्चर में अच्छे से करवाऊंगा। क्लियर है क्या। तो आज हमने 5 प्रॉपर्टीज कर लिया, अच्छे से नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।